आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इसके दो पार्ट हम बनाएंगे, एक पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद में सेकंड पार्ट आपको मिलेगा। दो भागों में इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट सिर्फ कूलाम का नियम रहेगा, दूसरे पार्ट में हम कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे, वो सेकंड पार्ट आएगा बाद में। तो पहले आप सिर्फ कूलाम का नियम समझो। जो प्रीवियस वीडियो था पहले वाला, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? आवेश के मात्रक। एक बार फटाफट एक मिनट में वापस बता देता हूँ। आवेश के मात्रक हमने पढ़े थे। ऐसा ही मात्रक पढ़ा था कूलाम, और एक मात्रक था एम्पीयर इनटू सेकंड, ये था ऐसा ही मात्रक। एक सीरियस मात्रक पढ़ा था हमने स्टेट कूलाम आवेश का, और एक कूलाम बराबर है 3 गुणा 10 की पावर 9 ES लिखा था। ठीक है, ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक था। आवेश का सबसे छोटा मात्रक। इसके बाद में एक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक लिखा था। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक वो था फेराडे। ये ध्यान से समझना कि फेराडे से शब्द है, और एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। इसके साथ में हमने क्या पढ़ा था? आवेश के गुणधर्म पढ़े थे। उसमें पहला कौन था? आवेश का संरक्षण, दूसरा था क्वांटीकरण, आवेश का ही क्वांटीकरण था। तीसरा कौन था? योग, मतलब आवेश का हम कौन सा योग करेंगे? आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो इसका हम कौन सा योग कर रहे थे? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब समझ गए? जैसे आपके पास ये निकाय है, इसमें प्लस क्यू आवेश है, माइनस का 2q आवेश है, तो इसका आंसर आप कितना दोगे? प्लस क्यू माइनस का 2q बराबर माइनस का क्यू। यानी आपको चिन्ह सहित योग करना है। प्लस तो प्लस का, माइनस तो माइनस का, जो बचेगा वो माइनस का। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था निश्चितता, यानी इनवेरियंस ऑफ चार्ज। निश्चितता मतलब गतिशील अवस्था में भी चार्ज वही रहेगा और स्थिर अवस्था में भी वही रहेगा। आवेश का क्वांटीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने लिखा था Q बराबर प्लस माइनस N, और इसका एक एग्जांपल अभी बता दे रहे, बाद में कूलाम का नियम चालू करेंगे। तो आवेश का क्वांटीकरण था, इस पर न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए और 12वीं क्लास के लिए। तो Q बराबर कितना लिखा था हमने? प्लस माइनस N। ये क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या था? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.7 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल पिछले वीडियो में बताया, एक अभी बता रहे हैं, और साथ साथ में चलते रहेंगे। तो एग्जांपल है 250 ग्राम जल है। 250 ग्राम जल में कितने धन या ऋण आवेश है? यानी आवेश जो आपको जल की क्वांटिटी दी है वाटर की, वो कितना है? 250 ग्राम। और इसमें पूछा क्या आपसे? कितना इसमें आवेश है? 250 ग्राम में कितना आवेश है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आवेश कैसे निकालोगे? पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि 250 ग्राम जो जल है, 250 ग्राम जो जल है, इसमें कितने अणु हैं? जल के कितने अणु हैं? पहले अणुओं की संख्या निकालनी होगी। अगर मैं ऐसे लिखूं H2, तो इसका मतलब क्या होगा? जल का एक अणु है, लेकिन 250 ग्राम में कितने अणु होंगे टोटल? तो अणुओं की संख्या हमें पहले निकालनी होगी। तो अणुओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे? अणु संख्या हम निकालने के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं, ग्राम में भार बटे अणु भार गुणा मोल संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले अणु संख्या हम निकालेंगे, 250 ग्राम जल में कितने अणु हैं। ठीक है, तो अणु संख्या कैसे निकालेंगे? ग्राम में भार हमको दिया 250, अणु भार कितना होगा? अणु भार H2O का अणु भार हम यहां दे कैसे निकालेंगे? 2 + 16, तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, इसका मास कितना होता है? 16, इसका मास 1 होता है, 2 अणु, तो 18 गुणा 6 पॉइंट, इसका मान 6.023 गुणा 10 की पावर 23। ये अणुओं की संख्या है।
यानी 250 ग्राम जल है, उसमें अणु कितने हैं? 250 बटे 18 गुणा 6.023 गुणा 10 की पावर 23। लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कितने धन या ऋण आवेश है, आवेश पूछा है हमें। अणुओं की संख्या हमने पता लगा ली, अणुओं की संख्या इतनी है, लेकिन इन अणुओं पर कितना आवेश है वो हमें निकालना है। तो आवेश हम कैसे निकालेंगे? जल के एक अणु पर कितना आवेश होता है? एक अणु। अगर मैंने H2 लिखा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10। एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। टोटल अणु कितने हो गए? ये। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? Na। आवेश निकालने के लिए आवेश, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जल के में? 10। टोटल अणु कितने हैं? 250 बटे 18 गुणा 6.03 गुणा 10 की पावर 23। तो यहाँ क्या लिखेंगे? n की जगह 10 इंटू 250 बटे 18 गुणा 6.023 गुणा 10 की पावर 23, ये n की वैल्यू हुई है। और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19। जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो आवेश का मान आएगा 1.33 गुणा 10 की पावर 7 गुना। तो ये एग्जाम्पल था कि 250 ग्राम जल में कितने धन या ऋण आवेश होगा, तो ये आवेश का मान आया। ठीक है, कैसे निकाला? पहले हमने 250 ग्राम में अणुओं की संख्या निकाली, ये फॉर्मूला लगाकर। कितने अणु होते हैं? एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो 250 बटे 18 गुणा 6.03 गुणा 10 की पावर 23 में कितने होंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किसकी बनेगी? n की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ में आवेश गुणा कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन का। तो सोल्व किया तो इसका आंसर आया 1.33 गुणा 10 की पावर 7 कूलाम। अब अगला जो टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम, उसकी बात करते हैं। कूलाम नियम से पहले क्या था? कूलाम नियम से पहले जो आवेश के गुणधर्म पढ़ाए थे, आवेश के गुणधर्म, तो उसमें मैंने पहला पॉइंट बोला था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। प्रतिकर्षण प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षण, लाइक चार्ज हो गए एक समान प्रकृति के। दूसरा प्लस और एक माइनस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। लाइक चार्ज होंगे, ये तो लाइक चार्ज समान चार्ज, और ये अलग अलग चार्ज, तो अलग अलग चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। और जो ये लाइक चार्ज हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो आकर्षण प्रतिकर्षण ये तो पहले आवेश के गुणधर्म में आ चुका था, लेकिन कितना आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा ये हमें समझना है। यानी मान कितना होगा, यानी ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित तो करेगा, लेकिन कितने मान के साथ कितना प्रतिकर्षित करेगा मान नहीं पता था हमें। ऐसे ही यहाँ था एक प्लस दूसरा माइनस, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित तो करेंगे, लेकिन मान यहाँ पर भी नहीं पता कितने मान से ये आकर्षित करेंगे। अब ये मान किसने बताया? यही मान बताया कूलाम अंकल ने। ठीक है, हमारे जो कूलाम अंकल है उन्होंने बताया कि प्लस प्लस के बीच कितना प्रतिकर्षण होगा, मान कितना होगा, और प्लस माइनस के बीच आकर्षण तो होगा, लेकिन कितना होगा वो ये मान बताया कूलाम ने। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेन जो टॉपिक है आपका उसमें यही है कि प्लस प्लस के बीच कितना प्रतिकर्षण हो रहा है उसका मान कितना है, प्लस माइनस के बीच कितना आकर्षण हो रहा है उसका मान कितना है, तो ये हमें निकालना है। तो ये कूलाम नियम ने बताया। अब अकॉर्डिंग टू कूलाम क्या बताया था? इन्होंने दो बिंदुवत आवेश लिए। मैंने एक पॉइंट बोला है बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश ये पहले आप समझ लो। अगर कूलाम नियम में आपने ये नाम नहीं लिखा बिंदुवत आवेश, तो कूलाम नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि कूलाम नियम बिंदुवत आवेश के लिए ही लागू होता है। तो बिंदुवत आवेश कौन से होते हैं? जैसे छोटे छोटे चार्ज है तो इनके बीच की सेपरेशन दूरी r है, और इस ये जो है q1 है, ये क्या है? q2 है। बिंदुवत का मतलब है इनका जो विमा होगी, विमाएं होंगी, डायमेंशन होंगी इन चार्ज की, इस चार्ज की और इस चार्ज। कहने का मतलब
इस चार्ज की जो रेडियस है, एरिया है, डायमीटर है, वो नगण्य होगा। नगण्य का मतलब है जो इनके बीच की दूरी है उनकी तुलना में बहुत ही कम होगा। एक बार फिर से सुनो कि बिंदुवत आवेश का क्या मतलब है, क्योंकि कूलाम का नियम बिंदुवत आवेश के लिए ही लागू होगा। कूलाम का नियम बिंदुवत आवेश के बारे में ही बताता है कि बिंदुवत आवेश एक दूसरे को कितना प्रतिकर्षित करेंगे और कितना आकर्षित करेंगे। तो बिंदुवत आवेश का मतलब है वे छोटे छोटे चार्ज जिनका जो डायमीटर है, रेडियस है, कहने का मतलब पूरे संक्षिप्त रूप में इसको क्या बोलेंगे, विमाएं। विमा नगण्य होती हैं बीच की दूरी की तुलना में, यानी त्रिज्या नगण्य होती है, क्षेत्रफल इसका खुद का कोई रेडियस नहीं है। इस बिंदुवत आवेश है, इसकी त्रिज्या नगण्य होगी, इसकी त्रिज्या भी नगण्य होगी। समझ गए बात? ये होता है बिंदुवत आवेश का मतलब। तो बिंदुवत आवेश के लिए ही कूलाम नियम लागू होगा। तो दो बिंदुवत आवेश लिए, पहला बिंदुवत आवेश Q1, दूसरा बिंदुवत आवेश Q2। हम निकाल क्या रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन कितना प्रतिकर्षित करेंगे ये हम निकाल रहे हैं। किसके अनुसार? कूलाम के नियम के अनुसार। अब कूलाम का नियम किसके लिए लागू होगा? बिंदुवत आवेश के लिए। बिंदुवत आवेश क्या होता है? जिनकी विमा, विमा का मतलब है त्रिज्या, क्षेत्रफल और जो डायमीटर है वो उनकी बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होगा, यानी ये नगण्य होगा R ये। ठीक है, तो हमने दो बिंदुवत आवेश लिए Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी ली? R। अब इनके बीच प्रतिकर्षण तो होगा, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को परे धकेलेंगे, लेकिन इनका मान कितना होगा? तो कूलाम ने बताया इनके बीच लगने वाला बल है, कहने का मतलब जो Q2 है ये Q1 पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, कितना बल लगाएगा? F12, कहने का मतलब दूसरा पहले पर बल लगा रहा है, इसी प्रकार पहला भी दूसरे पर लगाएगा F21, यानी पहला दूसरे पर लगाएगा। एक ही रेखा के अनुदिश होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो लगने वाले बल हैं F21 और F12, जो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा है उसी के अनुदिश होंगे। समझ गए बात है कि जो Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है इसी के अनुदिश। ऐसे नहीं होगा कि इधर लग गया F, इधर लग गया, ऐसा कभी नहीं होगा कूलाम नियम में। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है इसी के अनुदिश लगेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और आगे सदिश निरूपण जो सेकंड पार्ट में आएगा उसमें और समझ में आ जाएगा। एक बार इतना समझ लो, दोनों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा कूलाम बल। तो इस बल का मान कितना होगा, यानी इस बल का मान कितना होगा? दोनों बल होंगे तो बराबर ही, जितना ये इसको धकेलेगा उतना ही ये इसको धकेलेगा, होंगे दोनों बराबर, लेकिन मान कितना होगा? तो वो मान होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होगा Q1 Q2 के। मतलब इस आवेश का परिमाण और इस आवेश का परिमाण दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। पहला आवेश लेना है Q1, दूसरा आवेश लेना है Q2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। इन दोनों गुणा कितना है? Q1 और Q2, इन दोनों के समानुपाती होगा। बीच की दूरी कितनी है? R, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये सेम 11वीं क्लास की गुरुत्वाकर्षण बल की तरह है। गुरुत्वाकर्षण बल लिखा था G(m1m2) बटे r²। ये r² इसमें भी है, इसमें भी है। Q1 Q2 किस गए, इसमें कितना था? m1 और m2, सेम वही प्रोसेस है। तो F समानुपाती क्या हुआ? Q1 Q2 और F समान व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दोनों को मिक्स रूप में हम क्या लिखेंगे? F समानुपाती Q1 Q2/r²। दोनों को मिक्स कर दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो F इक्वल टू, इस चिन्ह को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को क्या आएगा? K Q1 Q2/r²। ये बताया, यानी इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल वो ये होगा, यानी F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। जब इसकी थ्योरी लिखोगे क्या लिखोगे?
दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ये समानुपाती हटाया तो आया के। इस के को बोलेंगे, ये के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परेशान करेगा, इसको अलग से समझेंगे हम, अभी समझेंगे। के होता है कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक यानी कूलाम कांस्टेंट होता है के। अब ये के क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैल्यू होगी इसकी, तो वो समझते हैं आगे। यानी हमारे पास कूलाम बल कितना आ गया, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K क्या है, कूलाम नियतांक। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी K की, ये जो K है ये किस पर डिपेंड करेगा, ये माध्यम पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर। कहने का मतलब दो प्रकार की स्थिति है, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। एक तो निर्वात में रखे, निर्वात या वायु, और अगर मैं कैसे बोल दूं कि Q1 और Q2 जल में रखे या इनके बीच कोई धातु की प्लेट रखी है, माध्यम हो गया ना, कोई मीडियम हो गया, माध्यम हो गया, तो इस K की वैल्यू बदलेगी। यानी निर्वात के लिए और वायु के लिए K की वैल्यू अलग होती है, और जो मीडियम लिया आपने, कोई भी धातु जल जो भी लिया, तो उसके लिए K की वैल्यू अलग होगी। तो पहले हम निर्वात के लिए बात करेंगे, K की जो वैल्यू है वो हम निर्वात के लिए निकालेंगे, और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम K की वैल्यू माध्यम के लिए निकालेंगे। ठीक है, अभी निर्वात की बात करेंगे। तो K की वैल्यू होती है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो आप इसको, एप्सिलॉन 0। आपकी फिजिक्स में तीन नाम बार बार आएंगे, पूरा डिटेल से 4 के चैप्टर में, एक एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन आर, ये तीन नाम आएंगे। ये तो होता है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की, इसको अलग से लिख लेना आप अपनी कॉपी पे लिख लेना इसको, माध्यम की विद्युतशीलता। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट कि एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की, एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अभी हम कौन सी की बात कर रहे हैं, निर्वात की विद्युतशीलता की बात कर रहे हैं। तो K की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होगी, निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। अब ये कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर कहां से आया, ये अभी हम बता दूंगा। जब एप्सिलॉन की वैल्यू यहां पुट करोगे तो K की वैल्यू आएगी, पाई का मान आपको पता है 3.14 होता है, तो कितना आएगा 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। कहां पर, निर्वात में K की वैल्यू है, और वैक्यूम वायु निर्वात दोनों में यही काम में लेने हैं। ठीक है, और जो एप्सिलॉन है निर्वात की विद्युतशीलता, उसका मान ये होता है। दोनों आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब ये मात्रक कहां से है, ये मात्रक देखो यहां से देखो, F बराबर क्या है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां से K का मात्रक हमें निकालना, तो K का मात्रक हम क्या लिखेंगे, इसको इसके नीचे 1 मान दो, मल्टीप्लाई करो F इनटू R स्क्वायर बटा Q1 Q2। तो K बराबर है, फोर्स का जो यूनिट होती है वो क्या, न्यूटन, और दूरी को मीटर स्क्वायर SI में। ठीक है, SI में आवेश का क्या होता है, कूलाम, और दूसरे का कूलाम, तो क्या बन गया, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो K का मात्रक तो ये लिखा मैंने, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन का उल्टा कर दिया, क्योंकि K में और एप्सिलॉन में कैसे संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इनवर्सली है। तो जो K का मात्रक होगा उसका उल्टा, यानी कूलाम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि K में इसमें देखो संबंध व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये निर्वात में K की वैल्यू हुई है
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। अगर मैं इसको ऐसे लिखता k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये माध्यम के लिए होता, लेकिन इसकी बात हम नहीं करेंगे अभी। अभी किसकी बात करें, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की। यानी k की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर, वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए। ये k की वैल्यू है, ये मात्रक कौन सी पद्धति में है, ऐसा ही मात्रक पद्धति में। अगर आपसे पूछ ले सीजीएस में, तो सीजीएस में आप मात्रक क्या लिखोगे, इसी को आप सीजीएस में कन्वर्ट करोगे, क्या लिखोगे, सेम 9 गुना 10 की पावर 9। न्यूटन का सीजीएस में क्या होता है, न्यूटन का सीजीएस में होता है 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो न्यूटन की जगह कितना लिखा, 10 की पावर 5। मीटर को किस में बदलेंगे, सीजीएस में, सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर 4 क्योंकि स्क्वायर ऊपर, और कूलम्ब है। अब कूलम्ब का सीजीएस में मैंने क्या बताया था, स्टेट कूलम्ब, पिछले वाला वीडियो देखना, स्टेट कूलम्ब लिखा था। और एक कूलम्ब में कितना स्टेट कूलम्ब होता है, 3 गुना 10 की पावर 9 ESU। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 गुना 10 की पावर 9 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर कितने बनेंगे, 18, ऊपर भी 10 की पावर 18 हो जाएंगे, ठीक है। 10 की पावर 18, ऊपर भी 10 की पावर 18। तो सीजीएस में क्या बन गया, k का मात्रक, यहाँ 1 बचा 1, और साथ में मात्रक, ये किसका था, डाइन, ये किसका था, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो गया, कूलम्ब की जगह स्टेट कूलम्ब, क्योंकि सीजीएस में मात्रक क्या होता है, कूलम्ब का, स्टेट कूलम्ब। तो कूलम्ब की जगह स्टेट कूलम्ब का स्क्वायर, ये किसमें है, सीजीएस में। अब इसके कूलम्ब नियम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आपको एग्जाम में भी लिखने हैं, आरबीसी और सीबीएसई दोनों में, और कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कूलम्ब नियम के, की पॉइंट। पहला पॉइंट, कूलम्ब का नियम सिर्फ स्थिर आवेश और बिंदुवत आवेश के लिए लागू होगा। यानी आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर और बिंदुवत। स्थिर का मतलब समझ गए, यानी एक जगह रेस्ट पोजीशन होना चाहिए, यानी Q1 और Q2 दोनों जो हम आवेश ले रहे थे, ये Q1 और ये Q2 रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए, यानी इनकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0, तभी कूलम्ब नियम लागू होगा। अगर ये चलने लगे, मूविंग पोजीशन में आ गए, गतिशील अवस्था में आ गए, तो इसके साथ विद्युत नहीं रहेगी, इसके साथ चुंबक भी आ जाएगी। तो कूलम्ब नियम के लिए कंडीशन क्या बन गई, पहला पॉइंट है कि ये स्थिर और बिंदुवत आवेश के लिए लागू होगा। ये आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर, और कैसे होने चाहिए, बिंदुवत। बिंदुवत मैंने पहले बता दिया। दूसरा पॉइंट, जो कूलम्ब का नियम है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या था, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगी, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। कहने का मतलब है, ये इस पर बल लगा रहा था F21, F12, ये 1 है और ये 2 है, और ये इस पर F21, यानी दूसरा पहले पर जितना बल लगाएगा, पहला भी दूसरे पर उतना ही बल लगाएगा। कहने का मतलब F12 बराबर क्या होगा, F21। डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, तो यहां चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। पहला पॉइंट क्या था, स्थिर और बिंदुवत आवेश के लिए लागू होगा। दूसरा पॉइंट है कूलम्ब का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। यानी F12 बराबर क्या होगा, F21, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। माइनस क्यों है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर है एक इधर है। अगर आप कर्षित करते तब भी डायरेक्शन अपोजिट होती, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सदिश निरूपण में। तीसरा पॉइंट है कूलम्ब नियम, यानी ये जो बल है K Q1 √2 r², ये जो बल है ये 10 की पावर -15 मीटर या 1 हेनरी, या तो आप 10 की पावर -15 मीटर बोल दो या 1 हेनरी बोल दो, बराबर है, से अधिक दूरी
दूरी के लिए लागू होंगे, क्योंकि अगर इससे कम दूरी हुई 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी हुई तो क्या हो जाएगा, तो इससे कम दूरी पर नाभिकीय बल प्रभावी होता है, नाभिकीय बल, इससे कम दूरी पर नाभिकीय बल प्रभावी होता है। नाभिकीय बल, नाभिकीय जो डायमीटर है, जो रेडियस वो कितनी होती है 10 की पावर माइनस 15, तो अगर इससे कम दूरी हुई तो नाभिकीय बल आ जाएगा ना, तो इससे ज्यादा दूरी के लिए नहीं लागू होगा, कितनी दूरी के लिए 10 की पावर माइनस 15 मीटर या 1 मीटर से अधिक दूरी के लिए लागू होगा। चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है, F बराबर k q1 q2 बटा r स्क्वायर, तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम यानी F 1 अपॉन r स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर ला, व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर ला, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। इस कारण यह बल कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी होता है, केंद्रीय बल और संरक्षी बल दोनों ही होता है। संरक्षी बल, केंद्रीय बल का मतलब है जो दो बिंदुओं का आवेश है उनके मिड पॉइंट पर कार्य करेगा, ऐसे मिलाने वाली रेखा की अनुदिश लगेगा और केंद्र पर लगेगा। संरक्षी बल क्यों हुआ है, कूलम्ब बल संरक्षी बल होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। ये 4 पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। स्थिर आवेश के लिए लागू होगा कूलम्ब नियम, बिंदुवत आवेश के लिए लागू होगा। दूसरा, कूलम्ब नियम 10 की पावर माइनस 15 मीटर दूरी से अधिक के लिए लागू है, एक नवीन बोल सकते हो आप। जो अगला पॉइंट था उसमें था केंद्रीय बल भी होता है और संरक्षी बल भी होता है। केंद्रीय बल तो क्यों होता है, क्योंकि दोनों केंद्र पर कार्य करता है। संरक्षी बल क्यों होता है, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर नियम की पालना करता है। एक छोटा सा पॉइंट हो जाएगा पांचवा। अब ये गुरुत्वाकर्षण के साथ क्या समानता है इसकी, गुरुत्वाकर्षण के साथ क्या समानता है इसकी, F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल, और अभी विद्युत बल कितना निकाला, k q1 q2 बटे r स्क्वायर। अब इन दोनों में फटाफट अंतर समझ लो और दोनों में क्या समानता है वो समझ लो। अंतर तो क्या है, अंतर तो ये g हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको आप लिखते थे सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट, हर जगह समान रहता है 6.67 10 की पावर माइनस 11। लेकिन इसमें ये बदल जाएगा, माध्यम के लिए अलग होगा, निर्वात के लिए अलग होगा। अभी निर्वात के लिए पढ़ा है 10 की पावर 9, माध्यम के लिए कुछ अलग आएगा। और एक अंतर ये है, दोनों में अंतर पहला। दूसरा, ये सिर्फ आकर्षण को प्रतिकर्षित करता है, आकर्षण मतलब वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वस्तु को ऊपर उछालों के नीचे की ओर आएगी, यानी आकर्षण। और इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, आकर्षण भी होगा और क्या होगा, प्रतिकर्षण भी होगा। आकर्षण है और क्या है, प्रतिकर्षण। तीसरा पॉइंट है, ये बहुत ही दुर्बल है, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल होता है किसकी तुलना में, विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में। यानी बड़ा कौन सा होगा, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है कि ये इसमें कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ये सिर्फ आकर्षण होता है, ये आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, ये दुर्बल होता है, ये विद्युत चुंबकीय होता है। ठीक है, अब देखो एक समानता है, 2-3 पॉइंट और है। समानता इसमें क्या है, मानो दोनों में क्या चीज समान है, तो F समानुपाती r स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है, F 1/r स्क्वायर, यानी दोनों ही संरक्षी है, ये भी संरक्षी है और ये भी क्या है, संरक्षी है, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर नियम का पालन कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, वर्ग के व्युत्क्रम के नियम की पालना कर रहा है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या बचता है कि गुरुत्व बल, गुरुत्वीय बल विद्युत बल से विद्युत चुंबकीय बल से दुर्बल होता है। वो कैसे दुर्बल होता है, इसके फिक्स पैरामीटर हैं, 3 पॉइंट है इनके। पहला पॉइंट है गुरुत्व बल वह 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य बल का अनुपात क्या होगा, 10 की पावर माइनस 43/1, यानी ये दोनों का अनुपात दुर्बल हो गया ना, ये 10 की पावर माइनस 43 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला कितना है, 1। दूसरा, गुरुत्व बल और 2 प्रोटॉन के मध्य
बल का अनुपात वो कितना होगा 10 की पावर माइनस 36 बटा 1, यानी कमजोर यहाँ कौन सा हुआ गुरुत्व बल और प्रबल कौन सा हुआ दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण विद्युत बल, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण विद्युत बल। तीसरा गुरुत्व बल और इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य लगने वाला इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें दो प्रोटॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब अनुपात क्या होगा 10 की पावर माइनस 39 बटा 1। ठीक है, बाकी का जो सदिश निरूपण होगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। कूलाम नियम का सदिश रूप, कूलाम नियम का सदिश रूप ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम। अभी एक पार्ट हुआ कूलाम नियम का, अगला जो पार्ट होगा उसमें कूलाम नियम का क्या पढ़ेंगे हम सदिश रूप। और इसी चैनल पर आपको 10th की मैथ भी मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।